सर पे एक दो सफेद बाल थे। बस ऐसा लगता था किसी इंसानी कंकाल के ऊपर फटी पुरानी मटमैली चादर लपेट दी गई हो। कंकाल ने एक छोटे कंकाल का हाथ पकड़ जिसने फटी पुरानी निक्कर और फटी हुई शर्ट पहन रखी थी। ये सारा मंजर तो था ही, साथ एक बड़ी तेज किस्म की बदबू भी आ रही थी, जैसे किसी सड़े हुए शव से आती है। हमारा सांस लेना भी दूभर हो रहा था। हम उबकाई लेते हुए बंगले की तरफ घूमे और बंगले की तरफ दौड़ पड़े। जल्दी में हमें यही समझ में आया कि बंगले में ही कहीं छुप जाएं। बंगले के बरामदे तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई थी। हमारे पैर रखते ही लकड़ी चरचराकर टूट गई और हमारे पांव अंदर घुस गए। लकड़ी से रग जाने की वजह से पांव में बहुत गहरी खरोंच लगी। रश्मि का पांव नीचे न जाने किस चीज से टकराया और उसके पैर में मोच आ गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खींच कर निकाला। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके पैर में तुरंत सूजन आ गई थी। मैं उसे सहारा देते हुए बंगले के अंदर ले आया और हम लोग एक दीवार के सहारे टिक कर जमीन पर बैठ गए। हमारी सांस बहुत बुरी तरह फूल रही थी। भाई देखो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इस तरह तो हम अपने डर की ही वजह से मर जाएंगे, मैंने रश्मि से कहा। वैसे भी ये सच था कि अभी तक हमें उस आत्मा की तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। ये सारी तकलीफ हमें सिर्फ अपने डर की वजह से मिली थी। मगर ऐसी कंडीशन में हर किसी का दिमाग लॉजिक पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए रश्मि को भी मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। बंगले के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर काई लगी हुई थी और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सारे फर्नीचर सड़ चुके थे। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स के सड़े हुए फ्रेम लटक रहे थे। लकड़ी का फर्श जगह जगह से टूट चुका था और नीचे का अंधेरा बेसमेंट नजर आ रहा था। मैंने रश्मि को वहीं बैठने का बोला ताकि मैं पूरे बंगले का मुआयना कर सकूं, मगर रश्मि अकेले कहीं रुकने से डर रहा था। वह लंगड़ाता हुआ मेरे साथ हो लिया। निचली मंजिल पर हमने चारों तरफ घूमकर देख लिया, फिर टूटी हुई सीढ़ियों पर बचते बचाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। हम बहुत एहतियात से चल रहे थे। टूटी हुई सीढ़ियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। एक जरा सी गलती हमें नीचे गिरा सकती थी। ऊपर पहुंचकर हम गलियारे से होते हुए एक कमरे के सामने पहुंचे। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दबाव दिया। एक खट की आवाज के साथ हैंडल दरवाजे में ही टूटकर झूल गई। मैंने दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया, मगर दरवाजा जाम हो चुका था। मैंने पीछे हटकर एक जोरदार टक्कर मारी और मेरा कंधा दरवाजे के पटरे को तोड़ देता हुआ उसी के बीच फंस गया। मुझे एक तेज दर्द का एहसास हुआ। बड़ी मुश्किल से खुद को निकाला। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, अपनी टी शर्ट उतार के कंधे को खोला। कंधे में चोट तो नहीं लगी थी, मगर खरोंच आ गई थी जिससे खून रिसने लगा था। भाई चल छोड़ ये सब, आरशी ने फिर कहा। अब तो मुझे जिद हो गई है। बिना सब कुछ जाने मैं यहां से नहीं जाने वाला, मैंने गुस्से से जवाब दिया और आरशी बेबसी से मुझे देखकर रह गया। जैसे तैसे दरवाजे को तोड़ डेच कर हम अंदर पहुंचे। ये किसी का बेडरूम था। सामने ही एक टूटा हुआ पलंग पड़ा हुआ था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक तरफ ड्रेसिंग टेबल था जिसमें शीशा लगा हुआ था। शीशे की रंगत खत्म हो चुकी थी। इस ड्रेसिंग टेबल में कई दराज बने हुए थे। मैंने सारे दराज खोले। इसमें कुछ सामान पड़े हुए थे, जैसे तेल की शीशी, कंघा, क्रीम वगैरह। अचानक कमरे में एक तेज किस्म की सड़ाहट फैल गई और हमने देखा कमरे के टूटे हुए दरवाजे के पास वही कंकाल छोटे कंकाल का हाथ पकड़े खड़ा था। ऐसा लगता था कि वो हमें ही घूर रहे हों। आंखों के गड्ढे में आंखें तो नहीं थीं, मगर उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो हमें ही देख रहे हों। रश्मि लड़खड़ाता हुआ दीवार से टिक गया। हम दोनों ने अपने नाक पर हाथ रख लिए थे। इस बदबू से हमारा दिमाग फटा जा रहा था। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें, मैंने हिम्मत करके उस कंकाल से कहा। हाँ, तुम जरूर हमारी मदद कर सकते हो। बड़े कंकाल का मुंह खुला और एक मीठी सी आवाज आई। ऐसा लगा उस आवाज से पूरा बंगला गूंज गया हो। आरशी की हालत और खराब होने लगी और वह धम्म से फर्श पर गिर गया। वो बस आंखें फाड़े उस कंकाल को देख रहा था। मैं सविता हूँ, कभी इसी गांव में रहती थी। कंकाल ने कहना शुरू किया। ये मेरा बेटा अनुज है। मेरा पति रमेश इस बंगले का पुश्तैनी नौकर था।
इस बंगले का मालिक धीरेंद्र सिंह था। मेरा पति उसका वफादार नौकर था। चाहे दिन हो या रात, वो बस धीरेंद्र सिंह की सेवा में लगा रहता था। धीरेंद्र सिंह बहुत ही जालिम इंसान था। उसने कई गुंडे पाल रखे थे और गांव के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। गांव के कई गरीबों की ज़मीनें धीरेंद्र सिंह ने ज़बरदस्ती हथिया रखी थी। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे नज़र मिलाकर बात भी कर पाता। सविता ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी थी और मैं देख रहा था कि रश्मि संभल चुका है। उसने अपना कैमरा भी चालू कर लिया था। ये देखकर मुझे राहत महसूस हुई। मैं सिर्फ 25 साल की थी जब मैं शादी करके इस गांव में आई थी। मैं बहुत ही सुंदर थी। मेरा रंग सफ़ेद और भरा भरा खूबसूरत बदन देखकर धीरेंद्र सिंह की नीयत मुझ पर खराब हो गई। उसने कई बार इशारों इशारों में मुझे बहकाना चाहा, मगर मैं अपने पति रमेश से बहुत प्यार करती थी और ऐसा घिनौना काम करने का सोच भी नहीं सकती। शादी के 2 साल ऐसे ही बीत गए। मेरा बंगले में आना जाना लगा रहता था। फिर अनुज पैदा हो गया और मैं उसे लेकर बंगले में आने जाने लगा। धीरेंद्र सिंह के बारे में मैंने अपने पति को बता दिया था। मेरे पति ने धीरेंद्र सिंह को समझाया तो उसने अपनी गलती मान ली और न जाने मेरे पति रमेश को क्या पट्टी पड़ाई की वो धीरेंद्र सिंह की बातों में आ गया। मैं भी बंगले में आने जाने लगी, लेकिन मुझे धीरेंद्र सिंह की आंखों में छुपी हवस साफ नजर आई। न जाने क्यों मेरा पति ये सब नहीं समझ पाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पूरी दुनिया ही लुट गई। मेरे पति का एक रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसे बहुत बुरी तरह चोट आई और उसकी मौत हो गई। अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं बचा था। बस मेरे जीने का सहारा मेरा ये बेटा अनुज ही था। मेरे माँ बाप बचपन में ही एक महामारी में मारे जा चुके थे। ये हादसा होने के बाद धीरेंद्र सिंह का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। ये कमरा जिसमें तुम लोग खड़ी हो, ये धीरेंद्र सिंह ने हमें रहने के लिए दिया। मैंने सोचा कि चलो, रहने को छत मिल गई थी, लेकिन मैं धीरेंद्र सिंह के जाल में फंस चुकी थी। वो अक्सर रात में शराब के नशे में मेरा दरवाज़ा खटखटाता, लेकिन मैं उसे अंदर नहीं आने देती थी। लेकिन एक दिन मैं उसके जाल में फंस गई। अनुज रात में रोने लगा। मैं उसके लिए दूध लेने कमरे से बाहर निकली और नीचे हाल से गुजरकर रसोई की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा धीरेंद्र सिंह अपने गुंडों के साथ हाल में बैठकर शराब पी रहा है। मुझे देखकर उसने अपने होंठों पर ज़बान रखी और अपने गुंडों की मदद से मुझे पकड़ देश लिया। उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ डाले। मैं उन लोगों के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र हो गई। मैं बहुत चीख रही थी, हाथ जोदार रही थी, लेकिन उन लोगों के ऊपर हवस का भूत सवार हो चुका था। धीरेंद्र सिंह ने मेरे जिस्म को नोच डाला। उसके गुंडों ने मेरे हाथ पांव पकड़ीच लिए थे। मैं हिल भी नहीं पाया। मेरे नाजुक बदन को धीरेंद्र सिंह ने अपने दांतों से काट डाला। इतने शोर को सुनकर मेरा बेटा अनुज नीचे पहुंच गया। वो उन लोगों से मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने मेरे बच्चे के सामने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मेरा बच्चा इतना छोटा भी नहीं था कि मुझे उसे शर्म न आती। मैं उसके सामने बिल्कुल निर्वस्त्र थी, मगर जालिमों ने बारी बारी मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। मैं सुध हो गई थी। इसके बाद वो लोग मुझे यूं ही निर्वस्त्र छोड़कर हट गए। मेरा बेटा मुझे खड़ा देख रहा था। इसके बाद उन लोगों ने हमें उठाकर बाहर वाले कुएं में फेंक दिया।